Welcome to Dr. Khan YouTube channel. Today we have another video about jaundice and etiologies of jaundice. So आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि what are the different type of etiologies of jaundice, कौन कौन से वजह हो सकती हैं कि जिसकी वजह से हमारे पास jaundice होता है। ठीक है, तो जिस तरह पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जब बिलिरुबिन इंक्रीज़ हो जाए बॉडी में तो तब jaundice होता है, लेकिन उसकी मकदार कितनी होनी चाहिए? जब मोर देन 2 मिलीग्राम पर DL और मोर देन 50 मिली मोल पर लीटर। तो मोर देन 2 मिलीग्राम पर DL और मोर देन 50 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, तो हमारे पास इतना मकदार हो जाए बॉडी में तो तब हमारे पास जॉन्डिस होता है। तो अभी जॉन्डिस जो ये बिलिरुबिन है हमारे बॉडी में इंक्रीज़ होगा, कब इंक्रीज़ होगा? या तो इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी या इसकी एक्सक्रीशन कम होगी। ये बॉडी में बंद तो गया लेकिन अभी बॉडी से निकल नहीं पाता। ठीक है, तो ये बॉडी में अभी अंदर एकमुलेट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि इसकी इंक्रीज़ प्रोडक्शन क्यों होगी। इंक्रीज़ प्रोडक्शन एक्चुअली इसकी जब होती है तो वो हमारे पास कुछ काजेज़ की वजह से होती है, इंक्रीज़ प्रोडक्शन। ठीक है, इंक्रीज़ प्रोडक्शन, और या तो इसका होगा डिक्रीज एक्सक्रीशन। ठीक है, डिक्रीज एक्सक्रीशन या डिक्रीज एक्सक्रीशन या इंक्रीज प्रोडक्शन। या तो ये बॉडी से बाहर निकलेगा नहीं और या बॉडी में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन इसकी क्यों ज़्यादा होगी? तो प्रोडक्शन जब इसकी ज़्यादा होगी तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्म प्री हेपेटिक जॉन्डिस। क्यों? क्योंकि ये अभी तक लिवर में आया नहीं है, इसकी कॉन्जुगेशन अभी तक नहीं हुई है, अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड नहीं बना है, और ये हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। बाद में हम इंटरप्रिटेशन ऑफ LFT में इनके बारे में बात करेंगे इन डिटेल। अभी तक प्री हेपेटिक जॉन्डिस आपको जानना ज़रूरी है क्या है कि लिवर से आने से पहले हमारे पास बिलिरुबिन का इंक्रीज़ हो जाना। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कुछ एटियोलॉजीज़ हैं। जिस तरह हमारे पास है हेमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, हेमोलिटिक एनीमियास जिसमें हमारे पास RBC की ब्रेकडाउन हो जाती है। एग्जाम्पल में थैलेसीमिया, एग्जाम्पल में हमारे पास थैलेसीमिया में एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC होती है जिसमें हमारे पास हर हफ्ते खून की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया, ये भी एक कंडीशन है जहाँ पे RBC का नॉर्मल स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो पाता और डिस्ट्रक्शन फिर होती है RBC की। उसके बाद ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जहाँ पे हमारे पास क्या होता है? एनीमिया होता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, EF में यहाँ पे लिखूँगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में क्या होता है कि ये हमारे पास ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs होते हैं। ठीक है, इन पे भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, तो हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न है ये। एरिथ्रोब्लास्टोसिस इज़ अ हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, न्यूबॉर्न की हेमोलिटिक डिजीज़ है। इस तरह कुछ और कंडीशन भी होती हैं। ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एनीमिया, जहाँ पे हमारे पास इस एंजाइम की कमी होती है और उसकी वजह से हमारे पास डिस्ट्रक्शन होती है RBC की। कुछ हमारे पास ड्रग्स हैं जिसकी वजह से हेमोलिसिस होती है, इंड्यूस हेमोलिसिस। ठीक है, हेमोलिसिस। उन ड्रग में हमारे पास कुछ बड़े नाम हैं जिस तरह एंटी मलेरियल ड्रग्स और डेस्पॉन, ये इंड्यूस करती है हेमोलिसिस को। ठीक है, तो इन सारे में क्या होगा? RBC की
डिस्ट्रक्शन होगी, आरबीसी के अंदर से हीम निकलेगा, फर्दर उसका बिलिरुबिन बन जाएगा उससे, ठीक है। तो वो बिलिरुबिन एक्सीड कर जाएगा बॉडी में। तो ये तो हमारे पास इंक्रीज प्रोडक्शन थी, ये सारे हमारे पास क्या थी, इंक्रीज प्रोडक्शन। अभी हम बात करेंगे डिक्रीज एक्सक्रीशन पे। डिक्रीज एक्सक्रीशन में एक्चुअली हमारे पास होते हैं दो तरह के कंडीशन। एक में हमारे पास या तो हेपेटिक जॉन्डिस होता है, हेपेटिक जॉन्डिस, क्या, हेपेटिक जॉन्डिस, हेपेटिक जॉन्डिस, और दूसरा हमारे पास होता है पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होगा, हेपेटिक जॉन्डिस में हमारे पास तीन कंडीशन फर्दर आ सकती है। उसमें हमारे पास एक कंडीशन है कि जिसमें हमारे पास डिक्रीज अपटेक होती है, डिक्रीज अपटेक, क्योंकि हेपेटोसाइट उसको अपटेक नहीं कर पाते बिलिरुबिन को, और जब अपटेक नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास कंजुगेशन नहीं होगी, और जब कंजुगेशन नहीं होगी तो सॉल्युबल बिलिरुबिन नहीं बनेगा, और सॉल्युबल बिलिरुबिन जब नहीं बनेगा तो वो बॉडी से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो हमारे पास इसमें कुछ कंजेनिटल प्रॉब्लम्स हैं, कंजेनिटल, और कंजेनिटल में हमारे पास जिस तरह जिलबर्ट सिंड्रोम है, ठीक है, जिलबर्ट सिंड्रोम, जिलबर्ट सिंड्रोम, इसमें डिक्रीज अपटेक होती है, ठीक है। इस तरह कुछ एक्वायर्ड कंडीशंस हैं, एक्वायर्ड कंडीशन यानी बाय बर्थ तो ये नहीं होगा, एक्वायर्ड होंगे, कंजेनिटल बाय बर्थ होते हैं। जिस तरह हमारे पास कुछ ड्रग्स जिस तरह रिफेम्पसिन ये काज करती है, ठीक है। इस तरह दूसरा जो हमारे पास आ सकता है वो है इम्पेयर्ड कॉन्जुगेशन, इम्पेयर्ड कॉन्जुगेशन। इम्पेयर्ड कॉन्जुगेशन में conjugation, conjugation, impaired conjugation में भी हमारे पास कुछ congenital और कुछ हमारे पास फिर एक्वायर्ड आ जाते हैं। congenital में यहाँ पे हमारे पास सिंड्रोम आता है क्रिगलर नेजार सिंड्रोम, ठीक है, क्रिगलर नेजार सिंड्रोम। और एक्वायर्ड में हमारे पास फिर आ सकते हैं कुछ ड्रग्स, एक्वायर्ड में हमारे पास क्या आ सकते हैं, कुछ ड्रग्स, और उन ड्रग में एक फेमस नाम है क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल का साइड इफ़ेक्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम, क्लोरमफेनिकोल का साइड इफ़ेक्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम। एक्चुअली ये ड्रग ग्रे बेबी सिंड्रोम किस तरह काज करती है, अगर ये क्लोरमफेनिकोल ड्रग प्रेगनेंसी में दिया जाए तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अल्फ़ा 1 GT एंजाइम से इरिवर्सिबली ऐड हो जाएगा, और फिर वो एंजाइम कॉन्जुगेशन करने के काबिल नहीं रहेगा। तो इस तरह के क्लोरमफेनिकोल ग्रे बेबी सिंड्रोम काज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में हमारे पास फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या है, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस वो जॉन्डिस होती है कि जो हमारे पास सेकेंड डे ऑफ द न्यू बर्न के डेवलप होती हैं। और सेकेंड डे ऑफ द न्यू बर्न ये क्यों डेवलप होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास अल्फ़ा 1 GT जो है ना वो डेवलप नहीं होती, क्योंकि अल्फ़ा 1 GT जो हमारे पास पहले भी मैंने वीडियो में बात किया था, ग्लूकोनाराइल ट्रांसफरेज एंजाइम है जो कॉन्जुगेशन करने में हेल्प करती है, तो वो डेवलप नहीं होती, वो तकरीबन 1 से 2 हफ्ते का टाइम लेती है, उसके बाद वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो अगर वो प्रॉपरली डेवलप ना हो तो हमारे पास ये प्रोसेस होता है कि सेकेंड डे में हमारे पास जॉन्डिस होता है, और फिर यही येलो स्किन, स्क्लेरा येलो, ठीक है, इस तरह के कंडीशन आते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक और कंडीशन है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, हमारे पास ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस
ये भी हमारे पास एक कंडीशन है कि जो डेवलप होती है बेबी में जो है ना जॉन्डिस काज करती है, और ये B9 कंडीशन है, ये हमारे पास B9 कंडीशन है। ठीक है, इस तरह कुछ हमारे पास इम्पेयर्ड रिलीज में हमारे पास कौन कौन से कंडीशन होते हैं, जो इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस, कुछ ड्रग जो इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस करते हैं। इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस का मतलब ये है कि कुछ बिलियरी चैनल, स्मॉल चैनल हेपेटिक के अंदर भी होते हैं कि जो एम्पेटिक रिलीज कर, कुछ ड्रग उसकी रिलीज़ को स्लो कर देते हैं। ठीक है, जब उसकी रिलीज़ को स्लो कर देते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ आ जाते हैं फिर कंजेनिटल, और कंजेनिटल में हमारे पास एक कंडीशन है जिसको हम ट्यूबन जॉनसन सिंड्रोम, रोटर सिंड्रोम ये आ जाते हैं। ठीक है, और कुछ एक्वायर्ड कंडीशन एक्वायर्ड में हमारे पास जैसा कि हेपेटाइटिस वायरसेस, ठीक है, अल्कोहल, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में हमारे पास कुछ आ सकते हैं, ऑटोइम्यून कंडीशन, कंजेस्टिव, इस तरह कुछ प्रॉब्लम्स, और कुछ ड्रग्स हैं जो ये काज करते हैं। कुछ ड्रग्स हैं जिस तरह पैरास्टामोल इंसेट, अगर इसकी इंक्रीज ज़्यादा हो जाए तो ये भी हमारे पास ये काज करते हैं। पायराजिमाइन, रिफम्पेसिन, ठीक है, पिसीन, और इस तरह हमारे पास आइसोनाइजाइड जो एंटी ट्यूबरकुलस थेरापी है। आइसोनाइजाइड ये एक्चुअली एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स हैं कि जो हमारे पास इस तरह की इम्पेयर्ड कोलेस्टेसिस करते हैं, इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस को डिक्रीज कोलेस्टेसिस करते हैं। कोलेस्टेसिस का मतलब है कि हमारे पास बाइल का सिक्रीशन कम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। और कुछ स्टेटन ड्रग्स हैं जिसमें हमारे पास इस तरह एट्रोवास्टेटिन, रोसोवास्टेटिन, इस तरह के कुछ स्टेटन ड्रग्स हैं जो ये कंडीशन काज करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के बारे में। तो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होता है? पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में हमारे पास बिलियरी डक्ट यानी बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, और बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से बाइल एक्सक्रीट आउट नहीं होता फ्रॉम द बॉडी। सो ये कौन कौन से कंडीशन में इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन होती है? जिस तरह हमारे पास गॉल स्टोन आ जाता है, गॉल स्टोन, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, एक्यूट बैक्टीरियल कोलेंजाइटिस, कोलेंजियोकार्सिनोमा कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेंक्रियाज, ठीक है। और कौन सी कंडीशन आ जाती है? जिस तरह हमारे पास लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं। लिम्फ नोड जब इनलार्ज हो जाते हैं तो वो बाइल डक्ट को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, लिम्फ नोड इनलार्ज्ड, ठीक है। और कुछ हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं जिसमें हमारे पास ये कंडीशन आ सकती है पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस की, ड्रग्स। और ड्रग्स में हमारे पास स्टीरॉइड, OCP, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, कुछ फीमेल्स ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स की यूज़ ज़्यादा करती है, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। एक्चुअली ये स्टीरॉइड, OCP ये बाइल डक्ट जो है ना उसकी स्टेसिस कर देते हैं, कोलेस्टेसिस जिसका हम कहते हैं कि बाइल डक्ट और बाइल जो है ना वो फिर बाइल डक्ट में प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता, वो स्लो मूव करता है। इस तरह हमारे पास एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, एगमेंटन जिसको हम
कोइमाक्सिक्लेव कहते हैं, और इस तरह के और काफ़ी सारे ड्रग्स, क्लोरप्रोमाजीन क्लोरप्रोमाजीन क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है, ये ड्रग इसमें आ जाते हैं। तो ये सारे कुछ ड्रग्स और कुछ ये कंडीशन जिसमें हमारे पास पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होते हैं। तो ये सारा हमने कंप्लीट कर दिया जॉन्डिस के बारे में। अभी हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ LFTs। LFT में हम देखेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट में कि कौन सा पोस्ट हेपेटिक है, कौन सा प्री हेपेटिक है, कौन सा हेपेटिक है। तो इन सारे के बारे में हम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।